हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 24 से लेकर 28 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 23 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था, उससे आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन कमिटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड ग्रीन ग्रोथ। भारत की विकास प्राथमिकताओं और हरित विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा हाल ही में कितनी राशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 25 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन नंबर सी 20 से 25 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसात्सुगो असाकावा के बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगले 5 सालों के दौरान, ठीक ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगले 5 सालों के दौरान इंडिया की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के लिए 20 से 25 बिलियन यूएसडी की मदद देने का फैसला किया हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट मैंने बता दिया मसात्सुगो असाकावा। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो मंडालुयांग मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, SBI हैज रिसेंटली इंटीग्रेटेड इट्स मोबाइल एप्लीकेशन भीम SBI पे विद UPI पे नाउ लिंकेज टू फैसिलिटेट फंड ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री। क्वेश्चन बढ़िया है। SBI ने अभी हाल ही में भारत से किस देश में फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए UPI पे नाउ लिंकेज के साथ में अपने मोबाइल एप्लीकेशन भीम SBI पे को एकीकृत किया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। और UPI पे नाउ लिंकेज के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो वहाँ से चीज़ें आप लोग रिलेट करते हुए चलो। अगर यहाँ पर UPI पे नाउ लिंकेज की बात आई है तो पिछला जो भी मैंने पढ़ाया था, जो भी पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों ने पढ़ा था, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर उससे चीज़ों को रिलेट कर पाओगे तो ये क्वेश्चन समझना और याद करना और आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंडिया से सिंगापुर, अच्छा क्या मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको नॉर्मली थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड में ना बता के टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो एक एक पॉइंट्स को आप लोग याद रखना, सुनना, समझना। क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होंगे, तो ये बात भी ना हो कि चीज़ें पढ़ाई नहीं गई थी, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का तरीका वो लोग बदल सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं, जो उससे रिलेटेड न्यूज़ होती है, जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो वही रहेगी। वहीं से उन्हीं सारी चीज़ों से ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है ना, तो एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। इंडिया से सिंगापुर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, ध्यान रखना बात हो रही है इंडिया से सिंगापुर की, तो इंडिया से जो सिंगापुर होगा वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर सिंगापुर से इंडिया की हम लोग बात करेंगे, इसका रिवर्स हो जाता है। सिंगापुर से इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर UPI ID से, तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ को। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। इंडिया से सिंगापुर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और सिंगापुर से इंडिया के बीच में UPI ID से फंड ट्रांसफर किए जा सकेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि पिछले क्वेश्चन में एक वीडियो में मैंने बताया था पे नाउ UPI लिंकेज के बारे में, तो वहाँ से इसको रिलेट करो, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और ये जो हमारा पे नाउ UPI लिंकेज होता है, पे नाउ UPI लिंकेज बेसिकली ये इंडिया का पहला क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम सिस्टम लिंकेज है, जबकि सिंगापुर का दूसरा। पिछले क्वेश्चन में मैं पढ़ाया था, जब ये बताया था, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अभी रिकॉल कराते हुए आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, दोनों देशों के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट डेवलप करना RBI और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ये RBI और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, इन दोनों देशों के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को डेवलप करना। ठीक है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है रवि मेनन, ठीक ना, रवि मेनन, इन दोनों ने पहला लाइव क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन किया UPI पे नाउ लिंकेज सिस्टम के माध्यम से। ये चीज़ भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला लाइव क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इंडिया और सिंगापुर के बीच में किसके किसके बीच में हुआ, किसने किसने किया, तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रवि मेनन, इन दोनों के द्वारा ये हुआ था। इस लिंकेज के माध्यम से इंडियन यूजर्स एक दिन में 60,000 रुपये तक, ठीक ना, ये अमाउंट भी याद रखना, सब क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इस लिंकेज के माध्यम से जो भी इंडियन यूजर्स होंगे वो एक दिन में 60,000 रुपये तक रेमिट कर सकते हैं। और सिंगापुर डॉलर में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1,000 सिंगापुर डॉलर, ठीक है ना, ये सिंगापुर की करेंसी में मैं बता रहा हूँ। इंडियन रुपीज़ में 60,000 रुपये तक, सिंगापुर के करेंसी में 1,000 सिंगापुरियन डॉलर के
इतना अमाउंट जो है एक दिन में रिमिट किया जा सकता है इस लिंकेज के माध्यम से। तो ये लिमिट आप लोग याद रखना, 60,000 और 1,000 डॉलर। अगर डॉलर के फॉर्मेट में आएगा, सिंगापुर की करेंसी दी जाएगी तो 1,000, इंडियन INR में रहेगा तो 60,000 रुपये। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, लिमिट जरूर याद रखना। मैक्सिमम लिमिट है ये 60,000 रुपये, ठीक ना, मतलब ऐसा नहीं कि 60,000 से ज़्यादा नहीं, फिलहाल अभी ये मैक्सिमम लिमिट है अप टू 60,000 रुपीज़, यानी कि 60,000 रुपये तक। 60,000 रुपये से कम कितना भी कर सकते हैं, 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ अभी ध्यान रखना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और अभी फिलहाल SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक, ये जो बैंकें हैं ये इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस दोनों प्रोसेस कर पाएंगे, मतलब इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से इंडिया दोनों कर पाएंगे। जबकि एक्सिस बैंक और DBS इंडिया जो है वो केवल और केवल इनवर्ड रेमिटेंस ही प्रोसेस कर पाएंगे। इनवर्ड और आउटवर्ड समझना, क्वेश्चन ये भी फ्रेम होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो आप लोग। SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक, ये जो बैंकें हैं ये इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों रेमिटेंस प्रोसेस कर पाएंगे, जबकि एक्सिस बैंक और DBS इंडिया ये केवल और केवल इनवर्ड रेमिटेंस ही प्रोसेस कर पाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, मैक्सिमम चीजें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और यहाँ पर जानते हैं, अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने भी UPI पे नाउ लिंकेज के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स लॉन्च किया हुआ है, ये चीज़ भी बताना था, ये भी आपको मैंने बताया। तो मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करने को फ्रेम होंगे और फ्रेम होने के बाद में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ये लिमिट याद रखना, ठीक ना। इंडिया से सिंगापुर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से होगा, सिंगापुर से इंडिया जो है UPI से ID से होगा। रवि मेनन और शक्तिकांत दास इन दोनों के बीच में पहला UPI पे नाउ लिंकेज के माध्यम से पहला फंड ट्रांसफर हुआ। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखना, यहाँ सबसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप ए यूरिन बेस्ड ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस, द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC-RE हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच IIT? मूत्र आधारित तपेदिक निदान विकसित करने के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC-RE ने हाल ही में किस IIT के साथ में भागीदारी की है? वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, IIT मद्रास ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, व्हिच कंट्रीज RBB शिप चार्टरिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट शिप लीजिंग ऑपरेटर एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी? किस देश का RBB शिप चार्टरिंग प्राइवेट लिमिटेड हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पहला जहाज पट्टे पर देने वाला ऑपरेटर बन गया है? मतलब कि शिप को लीज पर देने वाला ऑपरेटर कौन सा बना है गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है, कि कौन से देश का RRB शिप चार्टरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर है सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ये भी रहेगा। नेक्स्ट, as per the data released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, India's foreign direct investment equity inflow declined by what % year on year during the first 3 quarter of financial year 23? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 2023 की पहली 3 तिमाहियों के दौरान साल दर साल कितने प्रतिशत कम हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी 15%, 15% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अप्रैल से दिसंबर, पहले 3 क्वार्टर का मतलब हो जाएगा अप्रैल से दिसंबर 2022, ठीक है ना। अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में इंडिया का इक्विटी फ्लो ईयर ऑन ईयर 15% घटकर 36.75 बिलियन USD हो गया है, ठीक है। थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आपको PDF में मिल जाएगी, वहां से आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पर डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इनहेंस डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, CSC अकेडमी एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन MOU? भारत में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए CSC अकादमी और निम्नलिखित में किस संगठन ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा नाइलेट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नाइलेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। CSC अकेडमी की यहाँ पर बात हुई है, तो ये जो CSC अकेडमी है ये CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है, ठीक है ना। इसने अभी हाल ही में नाइलेट के साथ में एक जो है मतलब MOU साइन किया हुआ है। क्यों MOU साइन किया गया ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया, भारत में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, in order to provide financial support to MSME, which bank has recently signed a co-lending agreement with पैसालो डिजिटल लिमिटेड?
ठीक है। एमएसएमईज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ में सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन ये भी रहेगा क्योंकि कर्नाटका बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो मैंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर होगा। इसके एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाबलेश्वर एमएस जी जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ऑप्शन में और जो भी ये बैंकें दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, टैगलाइन आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए न्यू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नेम्ड रीएश्योर 2.0 हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। हाल ही में किस बीमा कंपनी द्वारा रीएश्योर 2.0 नामक एक नई व्यापक योजना शुरू की गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन ये भी रहेगा। अकॉर्डिंग टू द एसोचैम क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी JRCs is projected to grow how much percentage in financial year 23 to rupees 1,19,000 करोड़। एसोचैम क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के एसेट अंडर मैनेजमेंट वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 1,19,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ठीक ना। कितने प्रतिशत बढ़कर अनुमान है ये पूछा गया है और कितना हो जाएगा ये बताया गया है, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन फ्रेम होगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.8%। ऑप्शन नंबर बी 9.8% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये रिपोर्ट जो है ARC सेमिनार के दौरान जो है रिलीज की गई थी और ये रिपोर्ट जो है ARC सेमिनार के दौरान मतलब रिलीज की गई थी और जो ARC सेमिनार है वो एसोचैम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। एसोचैम का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना। थोड़ा सा और क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। फिनेंशियल ईयर 2022 में AUM यानी कि AUM का मतलब क्या हो जाएगा, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक ना। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो जो था वो 1.09 लाख करोड़ रुपए था, ठीक ना, लाख करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 9.8% बढ़कर 1,19,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 9.8% इसका आंसर होगा, 1,19,000 ये इसका वैल्यू होगी और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1.09 लाख करोड़ रुपीस था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। यहाँ पर बात हो रही है ARCs की यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की। पिछले कई वीडियोज में इसके बारे में डीप में बताया गया, लेकिन यहाँ पर भी एक बार मोटा मोटा ओवरव्यू देंगे जिससे कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। तो जो ARCs होती हैं यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ये बेसिकली एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि NPA या फिर ये बोलें कि बैड एसेट्स को बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीदते हैं, ठीक है ना। ये क्या और कैसे काम करते हैं ये सब कई बार बताया गया, तो यहाँ पर इतना नहीं जानेंगे, एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। PDF में थोड़ा बहुत डिटेल इसके बारे में दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In order to launch a unique health, wealth and life solutions, Policybazaar has recently partnered with which insurance company along with Tata AIA? एक अद्वितीय स्वास्थ्य, धन और जीवन समाधान लॉन्च करने के लिए पॉलिसी बाजार ने हाल ही में टाटा AIA के साथ मिलकर किस बीमा कंपनी के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर ए नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ये भी रहेगा, बस ये नाम याद रखना आप लोग। पॉलिसी हमें नहीं बेचना है, जो इसकी पॉलिसी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस नाम रखना। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये इसकी कोई पुरानी ब्रांड थी, उसको रिनेम्ड करके नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है। तो पुराना नाम इसका क्या है ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट देखेंगे। Which bank has recently signed a co-lending agreement with the Moneywise Financial Services Private Limited to provide MSMEs loan? किस बैंक ने हाल ही में MSMEs को ऋण प्रदान करने के लिए Moneywise Financial Services Private Limited के साथ में सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बस वन लाइनर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग इसके नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, Which country's membership has recently been suspended by the Financial Action Task Force FATF? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और रसिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। रसिया यूक्रेन युद्ध के चलते इसकी मेंबरशिप को रद्द किया गया है।
FATF ने रसिया को सस्पेंड किया है और साथ ही साथ में साउथ अफ्रीका को ऐड ऑन भी किया गया है, ठीक है ना, और नाइजीरिया को जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ठीक है ना, नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। विच कंट्रीज मेंबरशिप हैज़ बीन रिसेंटली सस्पेंडेड बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये हो गया। तो रसिया को सस्पेंड किया गया, साउथ अफ्रीका को ऐड ऑन किया गया और नाइजीरिया को ग्रे उसमें लिस्ट में डाला गया है। तो ये इसका आंसर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जितनी भी देश ये दिए गए ऑप्शन में इनका सबका इनकी सबकी कैपिटल और करेंसी जो है आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट एवर म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स नेम्ड निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टॉक एक्सचेंज। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जिसका नाम निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है, हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। NSE की सब्सिडरी है NSE इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA हैज रिड्यूस्ड द वेटिंग पीरियड फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम NPS सब्सक्राइबर फॉर प्रोसेसिंग पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट टू T+2 after 2 days of the request across all central record keeping agencies CRAs. What was the turnaround time for NPS earlier? क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन में कुछ पूछा भी गया है, कुछ बताया भी गया है, तो दोनों चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सभी केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों में T+2 आंशिक निकासी अनुरोधों को संसाधित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहकों के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम कर दिया है। NPS के लिए पहले टर्नअराउंड समय क्या था, ठीक ना, मतलब कि अब जो है वो T+2 डेज कर दिया गया है, पहले कितना था ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। NPS सब्सक्राइबर के पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग को PFRDA के द्वारा अभी कम करके T+2 डेज कर दिया गया, मतलब कि रिक्वेस्ट के सिर्फ 2 दिन के बाद ही में इनकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। पहले जो था ये पहले T+4 डेज हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ये इसमें पूछा गया है। पहले ये T+4 डेज हुआ करता था, यानी कि प्रोसेसिंग के यानी कि रिक्वेस्ट के 4 दिन के बाद में प्रोसेसिंग होती, तो क्वेश्चन अच्छा था। पहले T+4 था, अभी T+2 कर दिया गया है। ये दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखना। PFRDA की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा, और इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, as a part of the G20 Indian presidency, the first G20 finance minister and central bank governors FMCBG meeting was recently held in which of the following Indian cities, ठीक है ना। G20 भारतीय प्रेसिडेंसी के एक भाग के रूप में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में आयोजित की गई थी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन बढ़िया है। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु कर्नाटका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। 24-25 फरवरी ये डेट है, आप लोग याद रखो, 24-25 फरवरी 2023, ठीक है ना। 24-25 फरवरी 2023 को ये मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटका में हुई। इससे पहले 22 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटका में ही दूसरी फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग कौन सी है, ये जो मीटिंग है फिनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग है, लेकिन जो 22 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुई वो फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक के डिप्टीज की मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद में ये मीटिंग हुई है। और जो पहली G20 FMCBG मीटिंग हुई थी इसकी सह-अध्यक्षता निर्मला सीतारमन जी और शक्तिकांत दास जी के द्वारा की गई, ठीक है ना। मीटिंग के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने पार्टिसिपेट किया होगा। देखो इसमें क्या बोला गया, G20 फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो ये जो मीटिंग हुई है इसमें G20 देशों और साथ ही साथ में कुछ आमंत्रित देश थे जिनको बुलाया गया था इस मीटिंग में, उनके फिनेंस मिनिस्टर और उन देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था ये पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था, तो वहां से चीज़ें रिकॉल करो। और जो भी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहा है अगर उसको रिकॉल हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर बताओ कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और अपनी तैयारी को भी देखो, जज करो कि कितना आपको तैयार हो रहा है, ठीक है ना। इंडिया जिसके पास में भी G20 की प्रेसिडेंसी है, इसने IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड दोनों को संयुक्त रूप से क्रिप्टो करेंसी एसेट पर एक टेक्निकल पेपर तैयार करने के लिए भी बोला है।
ये सब जो बता रहा हूँ ये सब पॉइंट्स याद रखना, टू दी पॉइंट चीज़ें, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि राम कहानी बहुत ज़्यादा सुना रहा हूँ, टू दी पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बढ़िया है। इंडिया के पास में भी हाल ही में मतलब अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, तो इसने अभी IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन दोनों से संयुक्त रूप से ज्वाइंटली क्रिप्टो करेंसी एसेट पर एक टेक्निकल पेपर लॉन्च करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। और ये जो ज्वाइंट टेक्निकल पेपर बनेगा ये अक्टूबर 2023, ये टाइम भी याद रखना, ये डेडलाइन, ये टाइम अक्टूबर 2023 की बात हो रही है। सितंबर में आपका एग्जाम है, तो स्केल 2 और स्केल 3 वालों का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, वहाँ ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये जो भी ज्वाइंट टेक्निकल पेपर बनेगा ये अक्टूबर 2023 में होने वाली चौथी FMCBG की मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक ना, अक्टूबर 2023 में चौथी FMCBG की मीटिंग होगी, उस दौरान ये जो ज्वाइंट टेक्निकल पेपर है ये वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की थीम की अगर हम लोग बात करें, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की थीम जो है वो वसुधैव कुटुंबकम है। सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन बनेंगे, मैं बार बार चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। काफ़ी सारी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना, तो उतना ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है, जो मैक्सिमम पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पर बताया गया। बाकी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको PDF में भी बताई जाएंगी, तो PDF में भी आप लोग इसको जरूर पढ़ना, PDF में भी आप लोग इसको जरूर पढ़ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF भी आप लोग पढ़ना। PDF लगभग रेडी हो गई है, तो PDF भी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऐप में थोड़ा सा इशूज़ आ रहा है, तो उस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐप में वर्किंग हो जाए, तो कोर्सेज आपको लॉन्च कर दिए जाएं आप लोगों के लिए, इसीलिए थोड़ा सा PDF डिले हो रही है। लेकिन अभी आप लोगों को कोई एग्जाम नहीं लगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को टाइमली अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। LIC हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड इट्स स्टेक इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड फ्रॉम 5.433% टू व्हाट परसेंट? LIC ने हाल ही में औद्योगिक निवेश ट्रस्ट में अपनी हिस्सेदारी 5.433% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, ये इसमें पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.362, ऑप्शन नंबर सी 3.362 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने फरवरी कंप्लीट किया। फरवरी का जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का MCQs था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम लोग मार्च स्टार्ट करेंगे और फरवरी की PDF भी बहुत जल्दी आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2022 में GBO एग्रीकल्चरल ऑफिसर और स्केल 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। जो भी मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला हुआ था, जो भी मेरे पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, उन पर ही बेस्ड है ये कि लास्ट ईयर किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उनको भी हम लोग जानते हैं, जिससे कि हमको तैयारी करने में और थोड़ा सा मदद मिलेगी। तो उसमें लास्ट ईयर प्राइवेट बैंक स्कीम, प्राइवेट बैंक का मर्जर और एक्विजिशन जो था उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, जो भी हम लोग लगातार अपने वीडियोस में मतलब पढ़ाई करेंगे, उसमें प्राइवेट बैंक से रिलेटेड जो भी स्कीम्स रहेंगी, जो भी प्राइवेट बैंक का मर्जर हुआ रहेगा, एक्विजिशन वगैरह रहेगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। RBI न्यूज़ और RBI का जो रिपोर्ट था वो भी आया हुआ था। लास्ट ईयर RBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी, RBI के जो भी पॉइंट थे और जो भी RBI के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी वो भी आया था और काफ़ी डीप में आया था। तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर इस बार कवर कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में और अपने PDF में। तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो RBI से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह को, इन सारी चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं। लास्ट ईयर क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि RBI न्यूज़ और रिपोर्ट्स ये आया हुआ था। बैंक का क्या भी शेयर है, जैसे कोई बैंक होती है, उसका किसी भी बैंक में कितना शेयर है, कितनी सेल परचेज करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक आए हुए थे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। सिडबी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, ठीक है, सिडबी से रिलेटेड जो सिडबी की गाइडलाइंस आती हैं, जो सिडबी से सर्कुलर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, या सिडबी का कुछ और न्यूज़ होती है, तो वो भी आई हुई थी। तो उसको भी हमको इस बार पढ़ना है और वो मैं ऑलरेडी कवर भी कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में और PDF में भी। काफ़ी डीप में जाकर मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो इसको भी हमको कवर करते हुए चलना है, कहीं पर कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ते चल रहेंगे। ठीक है, और पढ़ना ज़रूरी भी है क्योंकि क्वेश्चंस डीप में पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर, तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, RBI की जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम भी पूछा गया था, ठीक है ना। RBI जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो भी पूछा गया था, ठीक है। और इससे रिपोर्ट्स की, जैसे कुछ भी रिपोर्ट RBI जारी करे तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट जो होते हैं वो भी हमारा पूछा गया था।
तो ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था कि जैसे आरबीआई ने कोई एक रिपोर्ट जारी की और उसके 4 6 7 8 10 उसमें कुछ फैक्ट हैं, तो पहले फैक्ट को ऑप्शन ए में डाल दिया, दूसरे फैक्ट को ऑप्शन बी में डाल दिया, तीसरे फैक्ट को ऑप्शन सी में डाल दिया, चौथे फैक्ट को ऑप्शन डी में डाल दिया, या जितने भी ऑप्शन बनाएंगे इस तरीके से एक एक फैक्ट को ऑप्शन में डाल दिया। उसके बाद में जो आंसर पूछा था कि उसमें ये पूछा था कि एज पर दिस रिपोर्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आर बी करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी ऑल करेक्ट। इस तरीके से ना क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, मतलब कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया था, थोड़ा सा डीप में जाके पूछा था, और वो वही लोग कर पाते जो कि आरबीआई की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े हुए थे। तो मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ कि जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ, जो भी पीडीएफ में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू की फॉर्मेट में ही करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में अगर करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर लेंदी करेंगे, तो जो भी किसी भी रिपोर्ट का या किसी भी गाइडलाइंस के पॉइंट होंगे उसको ऑप्शन में दे देंगे, और उसके बाद पूछेंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ करेक्ट, आइदर नाइदर ए नाइदर बी करेक्ट। इस तरीके से ना, जैसे सिलॉक्स वगैरह में हम लोग करते हैं, इस तरीके से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आया था, उसको भी हम लोग कवर करेंगे और कर ही रहे हैं। तो बस ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम लोगों को तैयार रहना है। और स्टैटिक का बड़ा हुआ बनाया था लास्ट ईयर, जब हम कोर्स सेल कर रहे थे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आई थी कि सर स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ। और स्टैटिक के लिए मैं बार बार बोलता था कि स्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसा लास्ट ईयर हुआ भी था। स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। हमेशा मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता था कि स्टैटिक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो स्टैटिक का क्वेश्चन आया ही नहीं था। और स्टैटिक जो पूछते भी है ना, जो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक बनता है तो वो पूछते हैं, और वो मैं अपने वीडियोस में कवर करता हुआ चलता हूँ। तो स्टैटिक के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं लास्ट ईयर को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और उतना वो पूछते नहीं, करंट में ही इतनी न्यूज़ मिल जाती है उनको, स्टैटिक तक उनको जाने की जरूरत नहीं होती है। दो चार क्वेश्चन अगर स्टैटिक से बनते हैं तो वो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से स्टैटिक बना देते हैं, और वो मैं अपने वीडियोज़ में कवर कवर करते हुए चलता हूँ। आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे, काफ़ी डीप में आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे, और उसके फैक्ट वगैरह भी आया था। तो आरबीआई के सर्कुलर हम लोग लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं। आरबीआई कहता है नाम से एक सीरीज हम लोग चलाते हैं, आरबीआई कहता है नाम से एक हमारी सीरीज चलती है। पीडीएफ में एक अलग सेक्शन ही आप लोगों को मिलता है कि आरबीआई कहता है, वहाँ पर हम लोग आरबीआई के सारे सर्कुलर डिस्कस करते हैं। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी करो, स्केल 2 स्केल 3 जीबीओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, या फिर जो अपना मणिपाल वगैरह के आते हैं, या जैसे इंडियन बैंक वगैरह का आ गया, या और भी जो दूसरी बैंकें होती हैं, ठीक है, उसमें आरबीआई का सर्कुलर पूछा जाता है, और उसकी फ्रेमिंग अलग अलग तरीके से कर देते हैं। तो फैक्ट जो होते हैं उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्केल 3 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो डाटा बेस्ड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो डाटा भी मैं अपनी पीडीएफ में कवर करता हूँ, तो वो भी आप लोगों को वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी कंटेंट बनाया जा रहा है। तो और ये बता मैं इसलिए बार बार रहा हूँ हर वीडियो में, इसको इसीलिए बताता रहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को इस तरीके से करो। लास्ट ईयर का जो चीज़ें पूछी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो बेसिक कंटेंट होगा ना वो तो वही रहेगा। तो जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते रहो, याद करो, तो 4 10 बार पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होगा, ठीक है। जीडीपी की बात करें हम लोग, तो जीडीपी का भी बड़ा हुआ हुआ था। और जीडीपी जनरली हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि स्केल 1 स्केल 2 और स्केल 1 और स्केल 2 में ही आएगा, क्लियरिकल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो जीडीपी पूछा गया था वो स्केल 3 के एग्जाम में पूछ लिया गया था, जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। और स्केल 3 के एग्जाम में जीडीपी के क्वेश्चन नहीं पूछने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने पूछा था। तो जीडीपी हम कवर करेंगे, नॉर्मली स्केल 2 में और पीओ क्लर्क में ही जीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर स्केल 3 में भी आया था। तो कोई बात नहीं, जीडीपी की हम लोग पढ़ेंगे, उसको ध्यान में अपने रखेंगे, जीडीपी भी हम लोग लगातार पढ़ते हुए रहेंगे। एक चीज़ जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन के ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे 2 3 महीने तक की ही जीडीपी पूछी जाती है, उससे बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं पूछी जाती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो जीडीपी का रिलेटेड जो वीडियोस होगा उसको मैं एग्जाम से पहले एक बार अपडेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस हिसाब से हमको जीडीपी के क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, बहुत ज़्यादा साल भर का नहीं करना है कि अगर हमको सितंबर में एग्जाम है तो जनवरी की जीडीपी नहीं, तब तक तो बदल जाएगी सितंबर आते आते। तो लास्ट में एक कंपाइल करके ना एक लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन होता है जीडीपी का, जो जीडीपी प्रेडिक्शंस होता है उसको आपको प्रोवाइड में करता हूँ, और पीडीएफ में भी रहता है, वीडियोज़ में भी रहता है। तो जीडीपी से रिलेटेड भी चीज़ों को हमको कवर करना है। अब स्केल 3 में इस बार लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, तो फिर मतलब स्केल 2 और आगे पूछ ही सकते हैं, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, जीडीपी हम लोग करेंगे। आईआरडीएआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो भी पूछी गई थी, उसको भी हमको पढ़ना ही पढ़ना, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे।
उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कैबिनेट के जो अप्रूवल होते हैं जहाँ पर बैंकिंग इन्वॉल्वमेंट होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम भी करेंगे। लास्ट ईयर लोन अमाउंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और ये हमेशा से पूछे जाए, लास्ट टू लास्ट ईयर भी लोन अमाउंट से पूछे गए थे, तो लोन अमाउंट को भी हम नहीं छोड़ सकते। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसको किसको कितना लोन दिया गया, आईएमएफ के द्वारा किसको कितना लोन दिया गया, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन दिया गया, उसमें से कितना लोन भारत सरकार वियर करेगी, कितना लोन स्टेट गवर्नमेंट वियर करेगी, तो ये भी पूछा गया था और ये इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसको भी मैं अपने पीडीएफ में अपनी वीडियोस में लगातार कवर कर रहा हूँ। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि लोन अमाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, तो वो भी हम लोग करेंगे। लास्ट ईयर जीएसटी इनवाइसिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जीएसटी ई इनवाइसिंग से रिलेटेड जो भी होता है कि चालान वालान कब बनता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग कवर करते हैं और ये भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। अगर आप स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और कवर करते हुए ही चलेंगे। ठीक है। और डाटा का खेल ज़्यादा होता है, स्केल 3 का जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर डाटा ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो हमेशा से पूछी गई हैं, जो पैटर्न रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी तैयारी करनी है। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे मिले हुए थे लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, उनका मेमोरी बेस्ड है ये, उनसे लेके मुझे उनसे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन लेके मुझे पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ और इस टाइप के क्वेश्चंस अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो भी हमारा कोर्स है उसमें देखने को मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई इनको सबको ध्यान में रखो। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो इसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है और बिल्कुल इसी हिसाब से हमने अपना कोर्स का जो डिज़ाइन है वो किया हुआ है।